हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स अड्डा 365। तो आज का सेशन है हमारा सीटेट का, जो दिसंबर 2024 का मतलब जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। क्योंकि इस ईयर तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो हम इसमें पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ये सीडीपी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है। और बाकी थ्योरी वाला जो सेक्शन है वो मैं ऑलरेडी उसको अलग सेपरेट कवर करा रहा हूँ, आप वीडियोस देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी कुछ दिनों बाद आपके पास आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो मास्टरी मतलब ओरिएंटेशन रहता है, जिसका मतलब ये परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू एंड फेलियर टू, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं वो सक्सेस और फेलियर किसको एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब किस चीज़ को, किस एबिलिटी को या किस पर्टिकुलर फिनोमिनन को एट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑप्शन है ए है हमारे पास एबिलिटी एंड गुड लक, टास्क डिफिकल्टी। ऑप्शन बी है हमारे पास एबिलिटी एंड एफर्ट विद बैड लक। ऑप्शन थ्री वी हैव एबिलिटी एंड गुड लक विद लो एबिलिटी, एंड ऑप्शन फोर वी हैव इज एबिलिटी एंड एफर्ट विद इनसफिशिएंट एफर्ट। तो आपको पता है बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री तो रॉन्ग है, क्योंकि पहले वाले में देखिए टास्क डिफिकल्टी की बात हो रही है, एंड सेकंड में बैड लक का बात हो रहा है, और थर्ड में लो एबिलिटी की बात हो रही है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ओके। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होना चाहिए। सेकंड वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स, जो इनमें ऑप्शंस में प्रॉक्सिमो डिस्टल जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, आप देख पाएंगे, मैं थ्योरी में इसको साइड बाय साइड इसको प्रिपेयर करा रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। डेवलपमेंट और थ्योरी वाला, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और लर्नर्स से क्या इसका रिलेशनशिप है वाला वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन वन इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ऑप्शन सेकंड इज identical twins living in different cultures can develop at different rates. Option 3 is children develop ability to grasp the ball before putting beads in thread. Option 4 is children develop ability to sit up before standing. तो ऑप्शन वन कह रहा है कि डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी डायमेंशनल होता है। तो हाँ, ये तो बात सही है, होता है। आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग जो कल्चर को बिलोंग करते हैं, मतलब लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, अलग कल्चर में रह रहे हैं, तो वो डिफरेंट रेट से डेवलप होंगे। तो ये बात भी सही है ना। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है पूछा है वो उस पर हम जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीट्स इन थ्रेड। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात हो रही है। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या कहता है, सेंटर से आउटवर्ड, मतलब सेंटर से पेरीफेरी की बात होगी। अगर हम जैसे प्रॉक्सिमो डिस्टल मीन्स क्या होगा, इसका मतलब डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब आर्म से फिंगर की तरफ जाएगा, तो हम ग्रास्प करेंगे वो किससे करेंगे, आर्म से, है ना। और वो फिंगर्स की तरफ जाएगा, बीड्स जो हम बीड्स डालते हैं, मतलब माला अगर बनाएंगे तो फिर हमारी फिंगर्स और थंब का यूज होने वाला है। तो क्या होता है इसमें, ग्रास्पिंग अ बॉल कम्स बिफोर द फिंगर मूवमेंट्स ना, लाइक थ्रेडिंग बीट्स। तो इसका ऑप्शन थ्री सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन फोर तो ये चलिए आपको बता देता हूं मैं, ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा एक जनरल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, है ना। और ये एक डिफरेंट फिनोमिना है, इसके बारे में बात बाद में करेंगे। ये सिफेलो कॉडल प्रिंसिपल है, सिफेलो कॉडल प्रिंसिपल है। ओके, ये सिफेलो कॉडल प्रिंसिपल है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। हमारा बेस्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थ्री, क्योंकि प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात की गई है, तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, वाइगोस्की के बारे में आपको पता ही है, ये एक स्विस एजुकेशनिस्ट थे। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, बच्चे अपने आपस में खुद से बात करते हैं। फर्स्ट, क्यों बात करते हैं अभी, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, मतलब उनके जो थॉट है उनको एड मतलब हेल्प करने के लिए, और सेल्फ रेगुलेट होने के लिए उनके एक्शंस के लिए। टू प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम। एंड ऑप्शन थ्री हमको दिया है बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक। एंड ऑप्शन फोर बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल। तो देखिए बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं आप देखिए, ध्यान से देखिए। बाकी ऑप्शन ये जो वाइवर्स की हैं, इन्होंने ये जो बच्चे आपस में बात करते हैं तो इसको एक प्राइवेट स्पीच बोला है ना, इन्होंने इसको प्राइवेट स्पीच बोला है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ही कॉल्ड दिस स्पीक टू देमसेल्फ, ही कॉल्ड दिस प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। जबकि ये जो ईगोसेंट्रिक वाला जो फिनोमेना है ये प्याजे का दिया हुआ है ना। प्याजे के जो फोर लेवल हैं आपको पता है, एस पी सी एफ, है ना। एस पी सी एफ मतलब सेंसरी मोटार, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें ये ईगोसेंट्रिक थ्योरी की बात, मतलब एक फिनोमिनन की बात की गई है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर वन, टू एट थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। बाकी ये तो एक, ये जो ऑप्शन सेकंड है ये तो अटेंशन की बात कर रहा है कि बच्चे को अटेंशन चाहिए एक एडल्ट से, है ना। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। इसमें वेट अ मिनट, फोर है हमारा, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन
अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, cerebral palsy, and option third is autism spectrum disorder, एंड ऑप्शन 4 है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी। तो बताइए आप इसका क्या आंसर हो सकता है, बता सकते हैं आप इसका आंसर क्या है? इसमें इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि जो बच्चा सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर, सोशली मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं कर पाता है? तो आपको पता है इसका आंसर, पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर एडीएचडी की इशू है अगर बच्चे को, तो उसमें अटेंशन का थोड़ा मसला आता है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन की बात की गई, सेरेब्रल पाल्सी भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है ना, ये डिसऑर्डर्स हैं जी। लेकिन जो ऑप्शन 3 है ऑटिज्म, है ना, ये ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी तो एक अलग फिनोमिना है, इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो सही आंसर बनना चाहिए वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें ही बच्चा क्या है, सोशली एक अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अपने एनवायरनमेंट से, मतलब सोशली कम्युनिकेट करने में उसको थोड़ा इशू रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग आपको पता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग अ टास्क, जब हम टास्क को ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, है ना। इसका ही मतलब स्कैफोल्डिंग की जो डेफिनेशन है वही यही है। इसमें मतलब स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को एक टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है टीचर या पीयर के थ्रू, है ना, विद इन उसके क्या, विद इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक होता है JZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके थ्रू उसको एड किया जाता है, बच्चे को एड किया जाता है, और धीरे धीरे मतलब जो हेल्प दी जा रही है, एड दी जा रही है, उसको धीरे धीरे विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि वो उसका फोल्डिंग की डेफिनेशन को ही शो कर रहा है। और बी देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन सेकंड, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर, ये तो सेकंड चीज है, क्योंकि ये तो मोटिवेशन का पार्ट है ना, ग्रेड उसको दे रहे हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। तो इसमें तो कोई हेल्प ही नहीं हो रही है, इसमें किसी टाइप की कोई हेल्प नहीं हो रही ना, इसमें मोटिवेशन का मैटर आ रहा है, इसमें कोई किसी भी टाइप की हेल्प नहीं हो रही, उसको गाइडेड सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसमें स्कैफोल्डिंग नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में है डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन, मतलब इसमें डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंट मास्टर की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेड सपोर्ट होता है वो नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर 1 ठीक लग रहा था हमको, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, यही डेफिनेशन होती है किसकी, स्कैफोल्डिंग की, ना। JPD आपको ये सब मैं बता दूंगा, आपको थ्योरी वाले सेक्शन आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से आप देखते रहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये ना। डिस्ग्राफिया पूछ रहे हैं, डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया डिलेड मोटर स्किल्स, जो मोटर स्किल्स होती हैं वो धीरे धीरे आती हैं, डिले हो जाती हैं। एंड सेकंड है डिफिकल्टीज इन राइटिंग में डिफिकल्टी। थर्ड है लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब रीडिंग अच्छे से फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाता बच्चा। 4 रेपिटेटिव बिहेवियल पैटर्न्स। तो ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास, बताइए क्या होना चाहिए? तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन राइटिंग, ओके। राइटिंग में अगर डिफिकल्टी होती है तो ये वाला हमारे पास डिस्ग्राफिया वाली हमको इशू क्रिएट होती है हमारे साथ। अब डिलेड मोटर स्किल की बात हो रही है, तो इसको हम ये भी बताता चलूंगा मैं साथ में, इसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, इसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं ना, दिस इज आर, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें मोटर डिले होता है ना। और रीडिंग जो फ्लुएंसी वाला प्रॉब्लम है, इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं ना, डिसलेक्सिया, ओके, ये डिसलेक्सिया है। मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं सही से, डिसलेक्सिया, है ना। ये जो है वो डिसलेक्सिया की वजह से होता है, और मतलब ये जो रीडिंग वाला इशू रहता है, रीडिंग फ्लुएंसी वाला इशू रहता है, वो डिसलेक्सिया की वजह से होता है ना। और रेपिटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स, ये हमको ऑटिज्म में देखने को मिलता है ना, ये अभी मैं इससे पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास ऑटिज्म आया था, ये ऑटिज्म में देखने को मिलता है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे सामने, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स टीचर्स शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। तो बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए टीचर को किस चीज पे एम्फेसाइज करना चाहिए? बताइए आप, किस चीज पे एम्फेसाइज करना चाहिए? तो ऑप्शन हमको दिए हैं, हम ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्री कंसेप्शंस। ऑप्शन 2 है हमारे पास अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन। ऑप्शन 3 है ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन 4 है सेंटरिंग ओनली ऑन वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम।
तो आपको पता है पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है कि फोकसिंग ओनली ऑन कंफर्मिंग बिलीफ्स, तो ये क्या है, एक बायस को इनकरेज करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं, है ना। ये एक बायस को इनकरेज करता है, ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। आई डोंट नो कि इसमें ये बार बार पता नहीं कुछ आ जाता है, ये वी कांट हेल्प इट, सॉरी उसके लिए। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इन फिक्स्ड फैशन, तो ये तो फिक्स्ड अप्रोच हो गई ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये फिक्स्ड अप्रोच वाली ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रेकिंग डाउन, ये ऑप्शन ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चंकिंग, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर लेना, क्योंकि ये इसका फोल्डिंग का भी पार्ट है। इसको हम चंकिंग कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इसको हम। तो हमारा थ्री थ्री ना, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। फोर्थ है हमारा फोकसिंग ऑन वन फीस ऑन, ये नैरो थिंकिंग की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री। बाकी मैं रेज कर देता हूँ, है ना, बाकी मैं रेज कर देता हूँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये अससन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना होगा ना, ध्यान से आप कर लेंगे तो आपका काम ओके हो जाएगा। देखते हैं हम इसको, है ना, इस ऑप्शन को देख लेते हैं। अससन है, टीचर्स शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, तो ये तो सही है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो ना फोकस किस पे करती है, डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे करती है। मल्टी सेंसरी मटेरियल्स कैसे होते हैं, जैसे विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है, टेक्टाइल होता है, काइनेस्थेटिक होता है ना, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट को डिफरेंट नीड्स के साथ। इसमें इसके साथ साथ CWSN के बारे में भी आप जानते होंगे, है ना। तो ये अलाइन करता है इंक्लूसिव पेडागोजी के साथ, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही बन रहा है ना, ये ऑप्शन तो हमारा सही बन रहा है, यूडी, अरे यार इसमें फिर से इशू आ रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूडीएल, ये यूडीएल के थ्रू बनता है, यूडीएल, है ना। तो ये यूडीएल वाला हो गया। अब हम देख लेते हैं रीजन, इंक्लूसिव क्लासरूम शुड एडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्टडीज। तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है ना, ये तो सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि इंक्लूजन प्रमोट कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी को, एडेप्शन को, डिफरेंशिएशन को, जबकि इसमें स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो ये इसकी वजह से ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ये गलत हो रहा है, क्योंकि करिकुलम और असेसमेंट है ना मॉडिफाइड इंडिविजुअलाइज होने चाहिए लर्नर की नीड के हिसाब से। तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर टू गलत है। तो ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन वन मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही रहेगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू लर्निंग, इन द कंस्ट्रक्टिव व्यू नंबर वन, इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट इवेंट्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड है, इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर्स। ऑप्शन थ्री है, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन फोर है, लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट्स ऑफ आवर ब्रेन्स। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली है, ये ऑप्शन बनना है क्या, ये ऑप्शन तो बिहेवियरिस्ट व्यू से आ रहा है, ये तो बिहेवियरिस्ट व्यू के ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन है वो बिहेवियरिस्ट व्यू को शो करता है, बिहेवियरिस्ट व्यू को शो करता है ये ऑप्शन, है ना। तो ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया उस हिसाब से। सेकंड है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन भी क्या है, ये कंडीशनिंग को शो कर रहा है ना, कंडीशनिंग जो हमारा क्या है, ये कंडीशनिंग को शो कर रहा है, जो कि दिया है हमारे स्किनर और पावलोव ने, स्किनर और पावलोव। ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग ट्रांसफॉर्म। हाँ, तो ऑप्शन थ्री हमको सही लग रहा है, क्योंकि यही एक कंस्ट्रक्टिविज्म कोई जो सोल है वह कि लर्निंग बिल्ड्स ऑन व्हाट लर्नर्स ऑलरेडी नो, मतलब उसको एक्सटेंड करते जाते हैं। तो ऑप्शन थ्री सही लग रहा है। ऑप्शन फोर देख लेते हैं, लर्निंग इज सिंपली राइटिंग ब्लैंक, ये जॉन लॉक आप जानते ही हैं, लॉक उसने दिया था, टेबुला रसा बोला था ब्लैंक स्लेट को, टेबुला टेबुलर रसा बोला था। तो ये ऑप्शन नंबर फोर भी गलत है, ऑप्शन नंबर टू भी गलत है, ऑप्शन नंबर वन भी गलत है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन दिया है हमारे सामने, इफेक्टिव टीचर्स फेमिलाइज देमसेल्व्स विद डेली लाइव्स इन सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ लर्नर्स। तो अब बताइए, जो इफेक्टिव टीचर होता है वो फेमिलाइज करता है खुद को डेली लाइफ्स और सोशल कल्चरल बैकग्राउंड लर्नर्स के साथ। क्यों, ये सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि
कि जो लर्नर्स होते हैं, जो जो लर्नर्स होते हैं, उनके जो कॉन्टेक्स्ट है उनको हेल्प मीनिंगफुल और इंक्लूसिव हमको बनाना है ना। और जबकि इसमें एक रीजन भी दिया है, रीजन देखिए, रीजन में क्या दिया है, लर्निंग टेक प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो लर्निंग है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो ये भी सही है क्योंकि वाइगोस्की का प्रिंसिपल है सोशियो कल्चरल थ्योरी वाला, है ना, ये वाला। ये जो वाइगोस्की हैं, वाइगोस्की ने दिया था ये, वाइगोस्की। एक तो आज इससे बहुत इशू क्रिएट हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। आप सुन तो रहे हैं तो सुनने से देख लीजिए आप। अब मैं इसमें तो कुछ हेल्प नहीं कर सकता। वाइगोत्स्की, है ना, वाइगोस्की ने ये दिया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, वो ये इसका पार्ट है। तो ये भी सही है, और ऑप्शन रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो इसका हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। चलिए फिर आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट, किसके बारे में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, थर्ड ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्या, डेवलपिंग स्किल्स। तो देख लीजिए, इसमें सिर्फ मेमोराइज करना है इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट। इसमें नॉट पूछा है ना, आपको नॉट देखना, ये नॉट पूछा है इसमें, ये मेन चीज़ है नॉट। तो मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ इससे काम चल जाएगा मीनिंगफुल लर्निंग में? तो ये तो गलत लग रहा है। तो ऑब्वियसली पहला वाला तो इसका सही आंसर लग रहा है। सेकंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, नहीं नहीं, इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं तो ये मीनिंगफुल लर्निंग का ही पार्ट है। थर्ड है कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये भी मीनिंगफुल लर्निंग का पार्ट है। डेवलपिंग स्किल्स भी मीनिंगफुल लर्निंग का पार्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, ये सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर, है ना। क्योंकि सिर्फ ये रोट लर्निंग के बारे में आपने सुना हुआ, ये इसको प्रमोट करता है। एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग। तो उससे बचने की बात होती है, रोट लर्निंग नहीं कराना चाहिए, रोट लर्निंग नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन 1 मतलब मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। फिर से हमारे पास एक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है टीचर शुड इनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स वाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। और रीजन है, रीजन क्या दिया है? रीजन इन्होंने दिया है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो ये तो दोनों ऑप्शन ही बेकार लग रहे हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या बात हो रही है? पहले ऑप्शन में बात हो रही है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की, है ना, जो कि गलत है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये प्रमोट कर रहा है जेंडर जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को प्रमोट कर रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? ये जो जेंडर रोल्स होते हैं वो सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्ट होते हैं, ना कि बायोलॉजिकली नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन ए ट्रू बी, और ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी है ना फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब क्योंकि दोनों गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात हो रही है, जबकि डिफरेंसेस कैसे आते हैं, जेंडर रोल्स कैसे मिलता है? सोशली और कल्चरली मिलता है ना, सोशली प्लस कल्चरली मिलता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू, जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो प्रेफर करते हैं लर्निंग कैसे? सीइंग, या फिर टचिंग, या फिर डूइंग एंड मूविंग, या फोर्थ लिसनिंग। तो आपको पता है यहाँ पे काइनेस्थेटिक की बात हो रही है, तो देयर वुड बी सम मोटर मूवमेंट, है ना। तो मोटर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है डांसिंग एंड मूविंग में, है ना, डूइंग एंड मूविंग, सॉरी। यहाँ पे डांसिंग भी हो सकता है, वहाँ पे भी काइनेस्थेटिक आता है। तो टचिंग और लिसनिंग वाला तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि सीइंग जो है वो विजुअल से रिलेटेड है, ये विजुअल से रिलेटेड है। लिसनिंग कहाँ है? ये लिसनिंग है हमारी ऑडिटरी से रिलेटेड है। और टचिंग अलोन तो क्या है, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये सिर्फ टचिंग से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर while a scientist would exhibit high blank intelligence, a sculptor would have high इंटेलिजेंस। तो आपको बताना होगा, क्योंकि आपको पता है हॉवर्ड गार्डनर का एक मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने थ्योरी दी थी, गार्डनर साहब ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, गार्डनर ने, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैं कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी। तो जो इसमें साइंटिस्ट की बात की गई है और स्कल्प्टर की बात की गई है, तो इसका आंसर साइंटिस्ट के हिसाब से आप खुद देखिए, साइंटिस्ट का जो टेम्परामेंट होता है वो लॉजिकल और मैथमेटिकल होता है, और जो स्कल्प्टर होता है उसमें क्या होता है, उसका बॉडीली और काइनेस्थेटिक होता है। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्कल्प्टर क्या करता है, अपने हैंड्स को यूज करता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन और फिजिकल मैनिपुलेशन को यूज करता है, जबकि साइंटिस्ट लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ रीजनिंग का भी यूज करता है ना। तो ये तो इसका आंसर 3 सबसे बेस्ट लग रहा है।
तो ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर द 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15 क्वेश्चन है, इंक्लूसिव नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू। जो इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, ये किसके थ्रू प्रमोट होगा? फ्लेक्सिबल करिकुलम से, कोऑपरेटिव लर्निंग से, सेग्रीगेशन एंड लेवलिंग से, या फिर असेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग से? तो आप बताइए। फ्लेक्सिबल करिकुलम से तो होगा, बिल्कुल होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब ही होता है जो करिकुलम है उसको अडेप्ट करना, उनकी जो बच्चे होते हैं उनकी इंक्लूसिविटी के हिसाब से, डाइवर्स लर्नर नीड्स के हिसाब से। तो ये इंक्लूजन को प्रमोट करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स रहते हैं ना, पीयर सपोर्ट रहता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, पार्टिसिपेशन होता है सभी चिल्ड्रंस का। तो ये भी सही बन रहा है। लेकिन ऑप्शन 3 सेग्रीगेशन एंड लेवलिंग की बात हो रही है, मतलब आप क्या करेंगे? स्लोनेस को अलग कर देंगे, अगर बच्चा कोई डिसेबल्ड है उसको अलग कर देंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है ये। तो ये ना, ये गलत हो जाएगा हमारा, ओके, क्योंकि इसमें प्रमोट नहीं कर रहा है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। और एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग क्या है? जैसे आप स्कूल्स वगैरह हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? फिजिकल एक्सेस देते हैं, उनका रैंप वगैरह बनवाते हैं, तो ये फैसिलिटी इंश्योर करना किसका काम है? स्कूल का काम है। तो ये भी सही है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये भी सही है ऑप्शन। तो इसमें हम देख लेते हैं 1 2 और 4 वाला जो भी होगा वो सही होगा। 1 2 और 4 वाला जो होगा वो सही होगा। 1 2 और 4 वाला फोर्थ है, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is, children learn better if they experience option 1 low level of alertness during activity, option 2 moderate level of excitement to learn, 3 है high degree of anxiety to perform, and 4th है learned helplessness। तो बताइए आप, है ना? तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात क्या कर रहा है? लो अलर्टनेस की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई, मतलब अटेंशन जो है पुअर अटेंशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुअर अटेंशन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट? सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन की बात नहीं हो रही है ना? ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू फॉर्म। तो जब जब एंजाइटी होगी तो फियर होगा, है ना, जो ब्लॉक करता है लर्निंग को, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। 4 देख लेते हैं, लर्न हेल्पनेस। तो यहाँ पे बच्चा गिव अप कर रहा है ना, तो कैसे सीखेगा? गिव अप करने पे कैसे सीखेगा? लेकिन सेकंड नंबर पे मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, है ना, क्योंकि नाइदर बोर्डम नॉर एंजाइटी, मॉडरेट मोटिवेशन हेल्प्स लर्निंग, है ना। बेस्ट होता है लर्निंग, बेस्ट कब होती है? जब मॉडरेट अराउजल होगा, जब मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजिंग होगी, तब ये एक लॉ है ना, एक लॉ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लॉ है यर्कीज डॉटसन लॉ। यर्कीज डॉटसन लॉ है जो मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल की बात करता है लर्निंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का असर्शन है, चिल्ड्रन बिलो 5-6 ईयर्स शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू राइट प्रॉपर्ली एंड विद इन द लाइंस। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है ना? ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, क्योंकि इसमें फाइन जो मोटर स्किल्स होती हैं वो अभी भी डेवलप हो रही होती हैं, है ना। और प्रेशर, लेकिन जो प्रेशर है अगर उनको देंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, तो लर्निंग के लिए डिसलाइक्स क्रिएट होगा इसके लिए, राइट। रीजन इसमें दे रखा है, चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइनल मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 ईयर ऑनवर्ड्स। ये बात तो सही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो 5 या 6 ईयर के से जैसे ही हो जाते हैं फिर वो फाइन मोटर स्किल्स सीखने लगते हैं, तो इसका ये ऑप्शन भी सही है। इसमें तो ज़्यादा समझाने लायक भी कुछ नहीं है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ईजी पीजी है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिल्ड्रंस एक्सप्लेनेशंस लाइक गॉड वाज टायर्ड ऑफ कैरिंग बकेट ऑफ वाटर, है ना। ये बता रहा है वाटर और ऑन हिज शोल्डर्स, मतलब बच्चे कुछ कुछ खुद के एक्सप्लेनेशन शो करते हैं कि भाई, जैसे सिया ने बोला कि भगवान ना थक गए थे, मतलब बकेट ला ला के, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? बारिश कर दी है ना। तो ये कैसा कैसा वो करता है, क्या डिपिक्ट करता है? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन, देख लेते हैं। डिपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट, या फिर दूसरा ऑप्शन है इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ एनी रीजनिंग, है ना। तीसरा ऑप्शन है प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर देन अडल्ट्स क्वांटिटेटिवली। ऑप्शन 4 है इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नेव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स। तो पहला वाला ऑप्शन तो ईगोसेंट्रिज्म को शो कर रहा है ना, पहला वाला जो ऑप्शन है वो ईगोसेंट्रिज्म को प्रमोट कर रहा है। वेट अ मिनट, जो पहला वाला ऑप्शन है वो ईगोसेंट्रिज्म को डिपिक्ट कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया ना, पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। इसको द हेल इज रॉन्ग विद दिस, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। दूसरा ऑप्शन भी
शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है बताइए? ये बता रहा है कि बच्चा कैपेबल नहीं है रीजनिंग के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वांटिटेटिवली इंफीरियर थिंकिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन 4 क्या है? ये इंडिकेट दैट द चिल्ड्रन हैव न्यू अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स, तो ये सही हो जाएगा, है ना? सॉरी, हाँ, तो ये इसका हमारा ऑप्शन 4 ना सही हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम। Piaget described cognitive development as occurring in a continuous continuum. Second, 4 overlapping cultural specific stages. Third, 4 qualitatively different stages. Fourth, 3 progressive levels, है ना? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? उसने पियाजे ने 4 यूनिवर्सल स्टेजेस दी थी, आपको पता होगा, है ना? पियाजे ने क्या किया था? 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस दी थी, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर होना चाहिए 3, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 मैं अच्छे से आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब इधर हियर एंड देयर जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आपको मिल जाएगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल, सब 7-year-old boy picked up a doll to play with. Some of his peers made fun of him for his choice of toy. As a teacher who wants his students to grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? तो बताइए आप, एक बच्चा है जिसका नाम है ऋषभ, 7-year-old बॉय है, वो क्या डॉल से खेलता है, लेकिन उसके जो पियर हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि डॉल है तो बच्ची खेलेगी, उससे लड़की खेलेगी, है ना? तो ऐसा एक टीचर जो कि जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को मानता है, वो क्या कर रहा है, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा टीचर का इसमें? तो ऑप्शन देख लेते हैं। टॉक टू सब दैट डॉल्स आर सुटेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट प्ले विद डॉल्स, मतलब वो बोलेंगे कि बच्चे उसको बोलेंगे ऋषभ को कि जो डॉल होती है वो सूटेबल होती है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ को डॉल से नहीं खेलना चाहिए। तो ऑप्शन तो साफ साफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को शो कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो ही जाएगा, है ना? टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वॉन्ट अप्रूव ऑफ हिम प्लेइंग विद डॉल, मतलब उससे कहेंगे कुछ और चीज़ के साथ खेलो क्योंकि उसके दोस्त उसको अप्रूव नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। थर्ड है, लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस, मतलब सबको तो खेलने देंगे लेकिन बच्चों को भी इंकरेज करेंगे, आपको जो भी टॉय पसंद हो आप टेंशन मत लो, आपको जो टॉय पसंद हो उससे आप खेल सकते हो। तो ये तो सही लग रहा है ना, ऑप्शन 3 सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 देख लेते हैं। क्वाइटली टेक अवे द टॉल एंड गिव अ कार टॉय टू ऋषभ विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल फालतू है। ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि उससे हम बात करेंगे, उससे बोलेंगे आपको जो खेलना है जिस टॉय से खेलना खेलिए, बाकी स्टूडेंट से कहेंगे, बाकी जो बाई चिल्ड्रन है उनसे भी कहेंगे आप किसी भी टॉय से खेल सकते हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को रिमूव करती है प्रैक्टिस, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इन डेवलपमेंटल टर्म्स a time frame where an individual upholds an amplified sensitivity to particular incentives or for developing particular skills is called skills to function in an efficient manner referred to as blank of development। तो क्वेश्चन में पूछा है डेवलपमेंटल टर्म्स में एक जो टाइम फ्रेम होता है जहां पे इंडिविजुअल अपहोल्ड करता है एम्पलीफाइड सेंसिटिविटी को कुछ पर्टिकुलर इंसेंटिव्स के लिए, क्या डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर स्किल को, क्योंकि वो उनसे फंक्शन कर पाए एफिशिएंट मैनर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा डेवलपमेंट बोलेंगे बताइए आप, है ना? बताइए। तो पहला तो ऑप्शन है हमारे पास इंसेंटिव पीरियड, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टर्म ही नहीं है पहली बात, तो पहला क्वेश्चन तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा इस हिसाब से, है ना? सेकंड है हमारा स्टिमुलस पीरियड, ये भी इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी है ना? फोर्थ है हमारा इनकोडिंग पीरियड, रिलेटेड टू मेमोरी है, डेवलपमेंटल स्टेज से रिलेटेड तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, क्रिटिकल पीरियड। क्यों इसका आंसर क्रिटिकल पीरियड होगा? क्योंकि क्रिटिकल पीरियड इसको हम सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं, सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब लर्निंग स्किल्स सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज, विजन, बॉन्डिंग, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है ना? इफ प्रॉपर स्टिमुलेशन इज मिसिंग डेवलपमेंट में भी अफेक्टेड परमानेंटली, तो इसका आंसर होगा 3 क्रिटिकल पीरियड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन ऑर्डर टू cater to needs of students struggling with attention deficit hyperactivity disorder teachers should avoid। अब देख लीजिए ADHD से, ये थर्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है ना ADHD के बारे में। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइसेज, है ना? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मटेरियल्स इंस्ट्रक्शंस। थर्ड ऑप्शन है ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजीली मैनेजेबल पार्ट्स
फोर्थ ऑप्शन है यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल्स। तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ADHD स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं ऑलरेडी अटेंशन कंट्रोल से, है ना। और नॉइज और डिस्ट्रैक्शन क्या कर देंगे, और बढ़ा घटा मतलब इस चीज़ को, इन अटेंशन इम्पल्सिविटी को बढ़ा देंगे ना, और वर्स कर देंगे। तो इसके लिए एक काम स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक काम और एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, किसके लिए, ADHD लर्नर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं, रॉन्ग में इसको यहाँ करता हूँ, है ना, यहाँ पे कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम नीड्स मटेरियल्स के हिसाब से। ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉल इजी, ये भी चंकिंग वाला डिस्कम्पोजिशन वाला पार्ट आ गया, जिसके फोल्डिंग में यूज करते हैं। यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल्स, तो ये भी बच्चे को क्या है, अटेंशन को सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है ना। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन मतलब ये सही है, ये वाला गलत है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये वाला, है ना। ये आंसर उसका बनेगा 1, इसका आंसर होगा 1, है ना, क्योंकि इसमें अवॉइड की वाली में बात की है, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लॉरेंस कोलबर्ग, वाह, कोलबर्ग साहब आ गए फिर से। चलिए, इन्होंने आर्गू किया क्या, नंबर 1 ऑप्शन है मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स इन अ कंटिन्यूस मैनर। जो मोरल डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन में वो कंटिन्यूस मैनर में होता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, है ना, ये होते हैं बच्चे में, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं मोरल रीजनिंग में। मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली, ये प्रोग्रेसिवली अकर होता है, या फिर देयर आर जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये जो आइडिया है वो बिहेवियरिस्ट का है ना। कोलबर्ग ने तो रिजेक्ट किया था कंटिन्यूटी को, तो ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। कोलबर्ग ने तो उसको रिजेक्ट किया था कंटिन्यूटी को, तो ये वाला ऑप्शन भी दी है ले यार, ये ऑप्शन गलत है, पहला वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कल्चर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। तो ये वाइगोस्की ने एम्फेसाइज किया है इसको, ना कि कोलबर्ग ने, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ये वाला थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है। देयर आर जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो जेंडर डिफरेंसेस कार्ल गिलिगन ने दिया था, ना कि कोलबर्ग ने। तो हमारा जो कोलबर्ग है उसने स्टेज थ्योरी दी थी मोरल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। तो ये सही है, बाकी सब ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन है हमारे सामने, फिर से कोलबर्ग है। एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स moral development does individuals ethical behavior mainly depends on the mindset that people people what do people think of me, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये किस स्टेज पे है बताइए। इसका आंसर होना चाहिए कन्वेंशनल। क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्यों होना चाहिए बताते हैं आपको। इसका फोर्थ आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये जो माइंडसेट है वो स्टेज 3 गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन को शो करता है। मोरल बिहेवियर इज गाइडेड बाय अप्रूवल, सोशल एक्सेप्टेंस एंड रेपुटेशन, क्योंकि इसमें पूछते टिपिकल थॉट इसका यही होता है, पीपल शुड लाइक मी, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे है, मतलब जस्टिस और कॉन्साइंस पे है, ना कि दूसरों की मतलब ओपिनियन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल ये कोई स्टैंडर्ड कोलबर का लेवल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन प्री कन्वेंशनल, ये पनिशमेंट और रिवार्ड की बात करता है, ना कि सोशल अप्रूवल की। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 25 देख लेते हैं पियाजे का। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल सच एज 4 + 5 = 9, सो 9 - 5 = 4, इट इज बिकॉज ऑफ, क्यों है, एनिमिस्टिक थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी, ईगोसेंट्रिज्म, या फिर परपेचुअल सेंट्रेशन। क्या आंसर होना चाहिए, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग तो नहीं होना चाहिए इसका, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि गिविंग लाइफ टू नॉन लिविंग थिंग्स वाली बात हो गई, ये तो मैथ लॉजिक से रिलेटेड ही नहीं है, ये मैथ लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, मैथ के लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ईगोसेंट्रिज्म जो है वो ये इनेबिलिटी होती है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज को देखने में, है ना, तो मैथमेटिकल रिवर्सल का ये भी कंसेप्ट नहीं होगा इस हिसाब से। परपेचुअल कंसंट्रेशन ये क्या होता है, फोकसिंग ऑन वन एक्सेप्ट ऑफ अ सिचुएशन, मोर रिलेटेड टू कंजर्वेशन टास्क है, कंजर्वेशन वाली बात है, तो ये इसमें ये भी सही नहीं बैठेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए इरिवर्सिबिलिटी, है ना। रिवर्सल प्रॉब्लम जो होती है वो इरिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, ये भी अससन और रीजन बेस्ड है। अससन दिया है इसमें, टीचर्स शुड
डिस्टेंस देमसेल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटना है, बच्चों पर ही डालना है सब कुछ। रीजन दिया है लर्निंग टेक्स प्लेस अफेक्टिवली इन एन ऑथोरिटेटिव रेदर देन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, मतलब हम क्या कहते हैं कि क्लास को डेमोक्रेटिक होना चाहिए या फिर ऑथोरिटेटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पर टीचर सेंटर का अगर होगा तो ऑथोरिटेटिव होगा, और अगर बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो डेमोक्रेटिव होगा। तो अभी तो जो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की बात करता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, है ना। ये भी गलत है और ये भी गलत है। बहुत ए आर एन, बहुत ए एन आर फॉल्स। पता है ना आपको क्यों? क्योंकि इसमें भी सिर्फ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट पर डाली जा रही है कि वही खुद से लर्न कर लें, तो ये तो बन ही नहीं रहा है ना, ये कैसे भी नहीं बन रहा है। और यहाँ पे भी क्या डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है, जबकि मॉडर्न व्यू क्या कहता है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चलिए लास्ट पेज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है लास्ट के। तो ये भी असर्शन और रीजन बेस्ड है। पहले देख लेते हैं इसका फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इसके फोल्डिंग जो टीचर देते हैं बच्चों को वो हिंडर करता है लर्निंग प्रोसेस को, तो ये तो साफ साफ गलत लग रहा है, सामने से दिख रहा है। लेव वाइगोस्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। देखो भैया दो ऑप्शन दिए हैं, असर्शन क्यों भैया गलत है? क्योंकि इसके फोल्डिंग तो हेल्प करती है ना, हिंडर नहीं करती। इट सपोर्ट्स लर्नर विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी में वो उस बच्चे को हेल्प करता है, वो धीरे धीरे सपोर्ट हम हटा लेते हैं। रीजन गलत क्यों है? क्योंकि भाई जो ये है वो प्याजे को शो करे, ये प्याजे का भैया, ये प्याजे का मैटर है, ना कि वाइगोस्की का। ये प्याजे से रिलेटेड है, सॉरी इसको हटाता हूँ जरा। ये जो है ना ये प्याजे भाई साहब से रिलेटेड है, ना कि वाइगोस्की से। प्याजे जी से रिलेटेड है, वाइगोस्की से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो दोनों गलत हैं इस हिसाब से, तो दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। दोनों, वाइगोस्की ने सोशल लर्निंग और स्कैफोल्डिंग की बात की थी, है ना, उसकी बात की थी इसने। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात की गई है, तो देख लेते हैं हम। पहला, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसा मोटिवेशन जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू आता है। ऐसा दूसरा ऑप्शन है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ऐसा मोटिवेशन जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन से आता है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क करने में जो पर्सनल एंजॉयमेंट होता है उससे आता है। ऑप्शन 4 है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स। तो आपको एक्सटेंसिव मोटिवेशन के बारे में पता है, ये जो है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू आता है ना। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो होगा 1, बाकी तो ऑप्शन तो गलत ही है, साफ साफ दिख रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, ये पियाजे की स्टेजेस से रिलेटेड है ना। तो देख लेंगे 29, टू इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। दूसरा है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, थर्ड है रिवर्सिबिलिटी एंड हाइपोथेटिक, थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, और फोर्थ है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का कंसेप्ट है, ना कि, देख लेते हैं इसको, है ना, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। दूसरा ऑप्शन है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, है ना। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेंसरी, ये सही है ऑप्शन नंबर 3, ये सेंसरी मोटर स्टेज का ऑप्शन है ना। फोर्थ है रिवर्सिबिलिटी, जो कि कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल प्लस कंक्रीट ऑपरेशनल वाला है, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यही सेंसरी मोटर स्टेज यही कहती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस और डिफर्ड इमिटेशन हमको मिलता है इस स्टेज में, है ना। अब 30 देख लेते हैं भाई, 30 से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। चिल्ड्रन क्या है? आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज। अनरूली मतलब कंट्रोलिंग कर सकते हैं, मतलब वो उनको कंट्रोलिंग किया सकता है, अनरूली का मतलब ये होता है। ऑप्शन नंबर 2, कम इन टू दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, मतलब जेनेटिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी डेस्टिनी को डिटरमाइन करता है। दोनों ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एज दे ग्रो अप। ऑप्शन नंबर 4 है, कम इन टू दिस वर्ल्ड एज टेबुलर और ब्लैंक स्टेट। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो तो आपको पता है, वो जॉन लॉक का कंसेप्ट है कि इसमें कोई इनबॉर्न एबिलिटी नहीं होती, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटलिज्म की बात की है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है, सामने से ही दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में कोई दम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, है ना। जॉन लॉक का जो कंसेप्ट है ये गलत है मॉडर्न व्यू के हिसाब से, कि बच्चा मतलब ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है ना। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ऐसे ही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से। वाइगोस्की की जो थ्योरी है ना, वाइगोस्की की थ्योरी को जब अपन पढ़ेंगे, फिर से यार ये बार बार इशू किया इसने आज, वाइगोत्स्की,
वाइगॉस्की की जो थ्योरी है ना उसको ये शो करता है, ऑप्शन नंबर 3 है ना। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 गलत क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन की बात करता है ना। तो ये फिक्स डेस्टिनी वाले सपोर्ट को तो सीटेट प्रमोट ही नहीं करता है, ऐसे आइडियाज़ को। पहला भी गलत है क्योंकि निगेटिव या डेफिसिट व्यू करता है सो चिल्ड्रन का, तो ये भी गलत है ना। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। तो चलिए, आपको आज का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो अब धीरे धीरे हम ना जितने भी पी वाई क्यूज़ हैं, अभी ये सी डी पी का मैंने फिनिश कर दिया है, तो अब मैं लैंग्वेज वाले सेक्शन को भी कंप्लीट करूंगा जल्दी जल्दी। और जितने भी प्रीवियस ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वही रिपीट होकर क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो थ्योरी के लिए आप ज़्यादा अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लिए थ्योरी वाले पार्ट पे जा सकते हैं, वरना यहाँ पे जितना हो सके उतना तो मैं कवर करा ही रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, टेक केयर।